The question which will be asked, the procedure is two questions from one unit in the examination, and you have to opt out only one. जो भी आपको 5-10 यूनिट है, जिसमें से 5 यूनिट है, जिसमें से 10 टॉपिक है, 11 या 12 टोटल पॉइंट पढ़ने हैं आपको, जिसमें से हर यूनिट से आपको 2 क्वेश्चन आएंगे और आपको एक क्वेश्चन करने रहेंगे एग्जाम में। तो जो हमारा सिलेबस है, which begins from Battle of Hydipsus, the war between Porus and Alexander, and it will end on the British information in our army. जो हमारा सिलेबस स्टार्ट होगा वो पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में जो युद्ध हुआ था झेलम के किनारे, जिसको हिडिप्सस का वार भी बोलते हैं, हिडिप्सस बैटल भी बोलते हैं, वहां से शुरू होगा। और ब्रिटिश जो आर्मी तक हुआ, हमारे आर्मी का रिफॉर्मेशन, जो पद्धति अपनाई गई, जो हमारे सुधार हुए, वहां तक जाएंगे हम। In the mid of the syllabus, we go through the great Magad Mauryan Empire, the great Gupta Empire, the Hindu Empire, the Islamic invasion, the Islamic Empire, and the British, the East India Company, and the British Indian Army. जो बीच में हम लोग पढ़ते चलेंगे वो होगा हम महान जो मौर्य साम्राज्य था, गुप्तों का साम्राज्य था, और इस्लामिक जो आक्रमण यहाँ पे हुआ, फिर इस्लामिक जो सेना का विकास, अरे इस्लामिक भारत में ये हुआ कि भारत में इस्लाम शासन था, फिर बाद में जो ब्रिटिश शासन हुआ उससे किस सुधार हुआ। तो हम लोग क्रमानुसार ये सब पढ़ते चलेंगे। क्योंकि पीपीटी भी शेयर करना था हमको, लेकिन नेटवर्क के चलते हम पीपीटी शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए हमको ऑडियो ही रखना पड़ेगा। और हो सकता है भविष्य में जब आप लोग से कोई कांटेक्ट होगा, चाहे आप लोग मिलेंगे, चाहे कभी नेटवर्क अच्छा होगा, तो मैं आपको पीपीटी होगी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में दिखा देंगे ग्राफिक माध्यम से। सर ग्रुप में भेज दीजिएगा। ग्रुप में भेज देंगे ग्रुप में, कोई दिक्कत नहीं, ग्रुप में जी सर, ग्रुप में भेज दीजिएगा, हम लोगों के लिए भी इजी हो जाएगा नोट शूट बनाने में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। जो आज के टॉपिक है वो है बैटल ऑफ हिडिस्पस, झेलम का युद्ध। हिडिस्पस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ग्रीक इतिहासकार इसको लिखे हैं, ग्रीक इतिहासकार इस वार को लिखे हैं, और वो ग्रीक झेलम को हिडिस्पस बोलते थे। हिडिस्पस मतलब होता है राइज लाइक अ हॉर्स, द रिवर व्हिच राइज लाइक अ हॉर्स व्हिच हैव मेनी वास्ट स्ट्रीम्स, मतलब जो घोड़े की तरह उठती है, नदी का बहाव वहां बहुत तेज होता है, इसीलिए इसका नाम हिडिस्पस रखा गया। अब कोई सजेस्ट कर दीजिए। भाई लास्ट में थोड़ा पढ़ा लें, उसके बाद बुक सजेस्ट कर देंगे। क्या ये बुक ही पढ़ डालोगे? तो हम स्टार्ट करते हैं अपना जो आज का ये है कि बैटल ऑफ हिडिस्पस वाज फॉट इन 326 BC, 326 year before the birth of Christ, and it was fought near the इंडियन एंड पाकिस्तानी टुडेस पंजाब mainland। आज जो पाकिस्तान और पंजाब, भारतीय जो पंजाब का भूभाग है जहाँ झेलम किनारे, वहां लड़ा गया था सिकंदर और पोरस के बीच में 326 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के 326 वर्ष जन्म लेने से पहले। Who was Alexander? Alexander कौन था? Alexander was a Macedonian prince, the son of Philip II and the disciple of Aristotle, who was a great military commander, termed as the Alexander the Great, because he didn't get any defeat in his any war. उसको अलेक्जेंडर महान भी बोलते थे, इसलिए कि आज तक वो कभी भी किसी भी युद्ध में हारा नहीं। He begins his military campaign from the Balkan region. Balkan region means below the Russia, conquered Egypt, the Great Persian Empire, and enter into the Indian subcontinent via Hindu Kush mountain, and conquering all those tribes, small states, he enter into the mainland India. The today's mainland India is in Pakistan. तो वह एक युद्ध पिपासु जनरल था, उसको युद्ध करना बहुत पसंद, सपना लिए वो ग्रीक की सीमा लांघा, रसिया के नीचे नीचे होते हुए, बाल्कन जो रीजन आज बोलते हैं उनको होते हुए मिस्र पे हमला किया, मिस्र जीता। फारस पर्शिया जो है आज ईरान बोलते हैं, उसकी ग्रेट आर्मी को हराया, क्योंकि उनकी पुरानी दुश्मनी थी, जो ग्रीक आर्मी थी उनकी पुरानी दुश्मनी थी ग्रीसों के साथ। आप लोगों ने 300 युद्ध देखा होगा तो ध्यान दिया होगा कि जर्क्सिस की सेना, फारस की सेना किस तरह
स्पार्टन्स पे हमला करती है। वो पुरानी दुश्मनी थी, तो फारस की सेना को हराता है। फिर भारतीय जो भूभाग में वहां प्रवेश करता है, अफगानिस्तान होते हिंदू कुश माउंटेन होते हुए वह भारतीय जो मुख्य है जमीन, जो पंजाब वाली जमीन है, फर्टाइल लैंड है, वहां एंटर करता है। He met with in Indian mainland. He met with Taxila kingdom Ambhi. The Ambhi surrendered and suggested to attack Porus, which was also a rival of Ambhi. Ambhi was not capable to defeat Porus itself. तक्षशिला का राजा अम्भी अलेक्जेंडर के स्वागत में सरेंडर कर देता है और बहुत सारे चीजों को जैसे मदद प्रोवाइड कराता है और कहता है कि आप मेरे जो राइवल हैं उनको, जो पोरस हैं, उनको हराइए, उसके बदले हम आपकी दास्ता स्वीकार करते हैं। तो पोरस भी इस बात को खबर लग जाती है, पोरस भी समझ जाता है कि अब युद्ध होने वाला है, सिकंदर उसकी सीमा तक चढ़ आया है। तो झेलम के नदी के किनारे एट द बैंक ऑफ रिवर हेडिसस ही encamped, पोरस encamped and begin to wait the invasion of अलेक्जेंडर। झेलम नदी के किनारे पोरस अपना कैंपिंग डाल देता है और सिकंदर का लगता है वेट करने कि सिकंदर जब क्रॉस करेगा झेलम और हम पे हमला करेगा, देखा जाएगा व्हाट विल हैपन। अब झेलम नदी के दो किनारे, एक किनारे पोरस आ जाता है, एक किनारे आ जाता है अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर का जो कैंप है वो पोरस के कैंप से दिख रहे होते हैं आसपास। दोनों दलों के जो गश्ती दल हैं वो एक दूसरे की रेकी कर रहे होते हैं, मतलब कि कितने सैनिक है, कितने सैनिक नहीं है, कितने सैनिक नहीं है, ये रेकी कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि सैनिकों की संख्या कितनी है। पोरस इस बात को समझता है कि झेलम नदी, इसका बहाव इतना तेज है, एक बेवकूफी से क्रॉस करेगा। ओनली अ फूल विल क्रॉस द झेलम, द स्ट्रीम ऑफ झेलम, because all the soldiers will get drowned. Your maximum soldier will get killed due to drowning in the water. आपके मैक्सिमम जो सैनिक हैं वो मारे जाएंगे पानी में डूबने से ही। अलेक्जेंडर बहुत ही मास्टर प्लेयर था। उसको महान इसलिए बोलते हैं कि वह टेरेन जमीन देख के और दुश्मन को देख के अपनी प्लानिंग डिसाइड कर लेता था और उसकी प्लानिंग निवर गोट वेस्ट, वो कोई फेल नहीं हुई आज तक, तभी आज तक वो हमेशा जीतता रहा। युद्ध का जो शतरंज होता है इसमें दिमाग, दुश्मन के चाल को समझना, इंफॉर्मेशन ही सबसे बड़ा युद्ध का तरीका होता है। आप आधा युद्ध जीत जाते हैं जब आप दुश्मन को जान जाते हैं, युद्ध जीत जाते हैं। आगे जब आप कौटिल्य सुंजू को पढ़ेंगे तो चीजों को बाद में डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेटजी और मास्टर प्लानिंग क्या होती है। तो सिकंदर अपनी सेना के कुछ हिस्से को, कुछ टुकड़ियों को रसद पानी ले जाने के लिए वापस भेज देता है, यह दिखाने के लिए पोरस को कि अब वो वहां से वापस जाएगा। मानसून का समय था, एक रात बहुत ही जबरदस्त बारिश हो जाती है, वहां पे बारिश होती है, नदी किनारे से बहुत ही भयंकर बारिश होती है, गरज चमक के साथ बारिश होती है। सिकंदर इस चीज को एक अवसर समझता है, इस अपॉर्चुनिटी समझता है, एंड ही टुक अ ब्रेव डीड, ही टुक अ ब्रेव स्टेप, ही लेफ्ट हिज वन ऑफ 3 soldiers behind and under his command he crossed the river 2 by 3 under that night. उसी रात, जिस रात को भयंकर बारिश होती है, नदी अपने उफान पे होती है, वह इसी धोखे पोरस को धोखा देके 1/3 सेना को क्रिक्टस, उसका एक जनरल था, उसके अंडर में पीछे छोड़ के 2/3 सेना अपने अंडर में, अपने कमांड में ले जाके नदी को क्रॉस करा देता है। इट वाज अ बहुत मास्टरिस्ट रहता है कि पोरस अचंभित रह जाता है जब पोरस को खबर लगती है। तो पोरस को शंका होती है कि शायद नदी को क्रॉस कर चुके होते हैं, लेकिन कन्फर्म इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि नदी के उस पार 1/3 सेना भी दिखाई देती है, तो उसको लगता है कि सेना की पूरी टुकड़ी है अभी वहां पे। वह अपने बेटे के अंडर में करीब कुछ हाथियों के साथ और कुछ रथों के साथ, कुछ घुड़सवारों के साथ, वो पोरस के मूवमेंट को जानने के लिए आगे भेजता है। लेकिन पोरस की सेना, सिकंदर की सेना जो है, सिकंदर की सेना नदी क्रॉस कर चुकी होती है। दे हैव क्रॉस्ड द रिवर ऑलरेडी। एट वन फ्रंट पोरस के लड़के की जो अंडर में सेना होती है, सिकंदर की सेना मिलती है। सिकंदर बुरी तरह इन लोगों को हरा देता है थोड़ी देर में, ज़्यादा समय नहीं लगता हराने में। अब तय हो चुका होता है कि अब युद्ध होगा, वार की इंटेंशन था कि सिकंदर नदी क्रॉस कर चुका है और पोरस की सेना के पास बहुत ही तेजी से आ रहा है, स्पीडी में आ रहा है। उस रात बारिश हो जाने की वजह से जो जमीन थी, जो द लैंड बिकम मडी, वो बहुत ही मडी हो जाता है, मतलब कि कीचड़ भरा हो जाता है।
और भारत की जो सेना थी, एक बार सेना हम डिस्कस कर देते हैं, दोनों की सेना किस किस तरह की थी। सेना की जो ग्रीक की सेना, जो ग्रीक की सेना थी वो सर आवाज सही नहीं आ फ्लैंक्स रही है। पद्धति पर लड़ती थी। अब फ्लैंक्स, आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? हाँ सही आ रही है सर। हाँ, जो अब हम एक बार चीज बता देते हैं कि दोनों सेना के लड़ने का तरीका क्या होता था। लड़ने का तरीका ये होता था कि जो ग्रीक पद्धति थी वो फ्लैंक्स पे लड़ती थी। फ्लैंक्स मतलब PHLANAX, फ्लैंक्स। ये फ्लैंक्स जो पद्धति थी वो सुमेरियन पद्धति थी। सुमेरियन एक देश था, मतलब एक सभ्यता थी, वहां से बढ़ के इजिप्ट गई, इजिप्ट से पहुंची ग्रीस। ग्रीस वालों ने इसे अडॉप्ट कर लिया और इसमें बहुत ज्यादा सुधार किए। लड़ती कैसे थी? आयताकार, रेक्टेंगुलर एक फॉर्मेशन होता था। बलिष्ठ जो आदमी थे वो भाला और ढाल लेके खड़े होते थे। आगे 8 और पीछे 16, 8 × 16। जो आगे के भाले होते थे वो सीधे होते थे, शुरू के 5, और पीछे के जो 11 होते थे उल्टे होते थे। जैसे हम शुरू बताया कि आप लोगों ने 300 पिक्चर देखी होगी तो ध्यान दिया होगा कि लियोनार्डस की सेना किस तरह भाले को पकड़ती थी। याद है आप लोगों को? जी सर। यस सर, याद है। पहले बताइए कि आप लोगों ने 300 पिक्चर देखी है कि नहीं देखी है? बहुत लोगों ने। देखिए सर, देखिए, दोनों देखते हैं। हाँ तीसरे का इंतजार हाँ, है। तो दोनों, हाँ हाँ, तो दोनों जो तरीका, दोनों जो मतलब कि पार्ट में वही दिखाया तरीका। तो ठीक, पढ़ लेना, नहीं देखे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। गजब बिगड़ रही थी। जी सर। तो उसके भाले आगे होते थे और ढाल से मतलब कि सीने से ऊपर तक ढाल होता था। तो एक दीवार बन जाती थी, ऐसी दीवार जिसमें भाले निकले हुए हो, और वो पूरी की पूरी फॉर्मेशन आगे मूव करती थी। अगर जमीन समतल होती तो दुश्मन के लिए काल होते थे, वहां उससे निपटना बहुत ही मुश्किल काम होता था। भारतीय जो युद्ध तकनीक थी वो चतुरंग सेना। चतुरंग सेना आप लोगों ने महाभारत रामायण में देखा होगा, महाभारत में देखा होगा, रामायण में तो नहीं था। महाभारत में देखा होगा कि 4 सेना के अंग होते थे। जैसे आज 3 अंग है, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, उस समय 4 होते थे। 4 कौन से? रथ मुख्य सेना होती थी, घोड़ों से सुसज्जित रथ, गज हाथी, गज सेना बोलते थे, अश्व घुड़सवार, और चौथे होते थे पैदल सेना। इसमें पैदल सेना का सबसे कम रोल होता था। पैदल सेना सबसे कम ही मतलब मूवमेंट करती थी, और कम मतलब कि होता था। रथ और गज बहुत मेन होते थे। और अगर और अन्य अंगों में थे, जैसे आर्चर थे, धनुर्धारी वगैरह थे। तो आप लोग क्लियर हो गया कि भारतीय सेना और उनकी सेना में क्या अंतर होता था? सर यस सर। Did you get clear what was? Yes, yes, I'm listening you. Yes, sir. We cleared. ऑल तो क्लियर, ऑल क्लियर। the formation of Greece were named as flanks, and the flanks was a wall mount formation of spears and the dhals. The dhals means the mounted covers of iron, you can say, and they are rectangular form, 8 in the front to the depth. The the 5 first columns keep their spears on a horizontal way, and the remaining 11 in a vertical way. Vertical means in the sky, on the left, right. And the Indian formation was Chaturang Bal. Chaturang means the chariots, the horses, the elephants, and the foot infantry, the foot soldiers. तो अब हम बताते हैं कि यहाँ पे हम जहाँ से छोड़ के हम आगे बढ़े थे कि दोनों की सेना आपस में टकरा जाती हैं, आपस में मिल जाती हैं। अब दोनों लगती हैं अपने तुरंत अपने मिलिट्री फॉर्मेशन करने, क्योंकि आमने सामने जब सेना मिलती है पहले तो तुरंत अपने अपने जो व्यू है, व्यू जिसको बोलते हैं, व्यू रचना हम लोग करते हैं। तो व्यू रचना ग्रीक अपने जो पारंपरिक थी फ्लैंक्स को रचना करते हैं। फ्लैंक्स को कवर किया जाता है दाहिने और बाएं हिस्से में घुड़सवारों से। पोरस तुरंत अपने हाथियों को आगे कर देता है, हाथियों का कर देता है। हाथियों के बीच में पैदल और जो धनुर्धारी है उनको लगा जाता है। दाहिने और बाएं हिस्से में रथों को बैकअप कर रहे होते हैं घुड़सवार सेना। अब उस रात हो रहती है बारिश होने की वजह से जो जमीन है वो कीचड़ मडी हो गई होती है, पूरी तरह मिट्टी हो गई होती है। तो और रथों के चक्के मोटे मोटे भारी भारी होते थे। अब रथ फंस जाते हैं, उसमें कीचड़ में फंस जाते हैं।
भारतीय जो धनुष होते थे वो लंबे लंबे 5-5 फुट के धनुष होते थे, जिनको एक पैर से पकड़ना होता था, नीचे से दबाना होता था, और मोटे मोटे तीर होते थे। तीर ऐसे होते थे कि कितने भी मोटे कवच को भेद सकते थे। लेकिन जमीन पे टिकाने की वजह से जो जमीन चिकनी हो गई थी, वो फिसल रहे थे और निशाने पर नहीं लग रहे थे, तीर चलाना मुश्किल हो गया था। सिकंदर इस बात को समझ चुका था, यहाँ के फॉर्मेशन को देखकर समझ चुका था कि सबसे जरूरी है कि जो इनके जो मेन अस्त्र है ये काम नहीं कर रहे, मेन जो इनके व्यू है काम नहीं कर रहे हैं, इनको नष्ट कर दिया जाए। As I said, after both the forces encounter each other, they began to prepare to do their military formation. As a traditional way, the Greeks go to the flanks, and covered right flank and left flank with the chariots. The horses army. On the Indian side, the Porus soon put their elephant at the front, and between the elephants there were archers and the foot infantry, and the right wing and left wing was covered with chariots backed by the horse army. भारतीय घुड़सवारों में और जो ग्रीस के घुड़सवार थे उनमें अंतर था, देयर वाज अ डिफरेंस। तो जो वहाँ के घुड़सवार थे वो सीथियन थे, थोड़े हेवी टाइप के, बहुत भारी होते थे और मजबूत होते थे। और जो इंडियन जो घोड़े थे, आज भी इंडियन घोड़े कमजोर होते हैं, इन्फीरियर होते हैं वहाँ के मुकाबले। तो जो उनकी मूवमेंट थी और भारतीय घोड़ों के मूवमेंट में बहुत ज्यादा अंतर था। और वहाँ के जो घोड़े थे, वहाँ के जो घुड़सवार थे, वो हाथों में तीर धनुष लिए हुए थे। तो ऑन द स्पॉट वहीं पे अलेक्जेंडर एक ग्रेट टेक्टिकल मूवमेंट करता है। मूवमेंट क्या करता है, वो अपने बाएं हिस्से को, जो बायां हिस्सा था चैरियट्स का, जिसके कमांडिंग ऑफिसर था क्रोनस, उसको पीछे कर देता है। और जो उसके दाहिने हिस्से होते हैं, जो उसका दाहिना हिस्सा होता है, वो पोरस के जो रथ होते हैं, रथ जो मतलब कि बाएं साइड में जो रथ जो फ्लैंक्स मतलब रथ जो थे, उनको घेर लेते हैं। अब घेरने से क्या होता है कि रथ आ रहे हैं नहीं, अब जो के घुड़सवार होते हैं वह तीर और धनुष से बुरी तरह मारने लगते हैं भारतीय रथों को। अब पोरस ये देखता है तो वो कोई अपना म्यूट करे यार, कौन मलाई टोस्ट बोल रहा है। क्या करे? तो जो पोरस होता है, पोरस अपने दाहिने फ्लैंक्स को, पोरस जब देखता है कि बाएं साइड का रथ का हिस्सा उसे घिर चुका है बुरी तरह, तो दाहिने रथ को वो उसको मदद के लिए, हु इज देयर, अपना अरे म्यूट करो यार, कौन है? हाँ अच्छा, हाँ काहे आराम बोलते रहो यार, तुम बोल रहे चलो। अरे पता नहीं कौन बीच में स्टार्ट हो जा रहा है, रुक जाओ ना। कुछ लोगों की वजह से हमको फोर्स म्यूट करना पड़ा आप लोगों को, तो बाद में हम अपना लेक्चर खत्म करने के बाद म्यूट करेंगे, आप लोग मान नहीं रहे। तो पोरस की जो बाएं साइड के रथ होता है, वो उसको ग्रीस के अलेक्जेंडर के जो घुड़सवार होते हैं वो बुरी तरह घेर के मारने लगते हैं। इस चीज को देख के पोरस अपने दाहिने रथ को, रथ दोनों साइड थे, सेना के दोनों तरफ थे, दाहिने साइड के रथ को बाएं साइड जाइए और उनकी मदद करिए। यह बहुत ही बड़ी पोरस की, और अलेक्जेंडर यही चाहता था, सिकंदर यही चाहता था। इट वाज लाइक अ चेस, इसलिए कहा जाता है कि जो भी मिलिट्री अफसर बनना चाहता है वो चेस खेले। इट वाज लाइक अ चेस। उसके दाहिने हिस्से, पोरस के दाहिने हिस्से के रथ बाएं हिस्से को जाती है मदद करने के लिए। अब पोरस का दाहिना हिस्सा खुल चुका है, एकदम एम्प्टी हो चुका है, नो कवरेज, नो कवर अप। अब जो एक सिकंदर का बायां घुड़सवार जो दस्ता था, जो क्रोनस के अंडर में था, पहले बताया था कि पीछे छुपा हुआ था, वह तुरंत दाहिने से पहुंचता है और पीछे से पोरस की सेना को घेर लेता है। अब ये मिलके आगे से भी और पीछे से भी पोरस के रथ पूरी तरह मार खाते हैं, हो जाते हैं, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। अब पोरस के पास घुड़सवार सेना बची है नहीं, आगे से और पीछे से लगभग सिकंदर की सेना घिर चुकी है। तो पोरस का जो मुख्य जो दस्ता होता है, तो पोरस का जो मेन होता है, जो बीच में पोरस
बैठा होता है हाथी पे हौदे के ऊपर, जैसे तीर धनुष चला रहा होता है, वह क्या क्या करता है कि सिकंदर की जो सेना होती है, जो मेन फ्लैंक्स होता है, उस पर हमला कर देता है। आई रिपीट इट दैट the left flank of Porus get ambushed by the Sikandar's horse army. The Alexander's horse army surrounded the Porus chariots brutally, and they began to crushing it. Seeing that their army has been ambushed, their chariots had been ambushed by the Greek horse army, Porus sent his right flank, the right chariot flank, to cover up, to reinforce. The Porus left chariots, Porus के बाएं रथ को मदद करने के भेजता है. By this, the Porus right flank become totally vacuum, total empty. After seeing this, what Alexander want to see a vacuum in the Porus army, and the right flank become total empty. The Alexander's hidden horse army under the command of Cronus surrounded the Porus army from the back, and the chariot army of Porus completely destroyed, total vanished, nothing remained. Now only the middle part of Porus is remaining. Porus himself commanding it, and his army nearly totally surrounded by the Alexander's army. At the same time, Porus tried to do a final step. He see a chance that I can destroy the Alexander's army by destroying its flanks. Porus ये समझता है भले ही मेरे पास थोड़ी सी सेना बची हुई है, जो हाथी वाली सेना बची हुई है, लेकिन इस सेना से हम जो ग्रीक फ्लैंक्स को खत्म कर देते हैं, ग्रीक फ्लैंक्स को अगर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बीच वाला हिस्सा जो मेन सिकंदर है, तो हम उनको हरा सकते हैं. आई कैन कॉन्कर देम. यही पोरस की ब्रेवरी आती है. वो बहुत ही बहादुर था, वो अच्छा एक बहादुर योद्धा था, लेकिन मिलिट्री स्ट्रेटेजी अच्छा नहीं था. हाथियों के आगे बढ़ता है. ग्रीस की जो सेना थी ये तो डर जाती है कि आखिर है क्या ये, क्योंकि ग्रीस में हाथी होते हैं नहीं, हाथी केवल अफ्रीका में और एशिया में पाए जाते हैं, तो वो डर जाते हैं सब. लेकिन फिर भी हिम्मत से काम लेते हैं सब. शुरू में 2-4 बार पिटाने के बाद वो हाथियों के आंख में हमला कर देते हैं. हाथियां जो आर्मी की जो हाथियां होती थी, जो सेना में हाथियां होती थी, वह कवर अप होती थी, वो ढकी होती थी बहुत सारे कवचों से, लेकिन उनके आंख खुले होते थे. सिकंदर की सेना, जो सिकंदर के आर्चर्स थे, सिकंदर के धनुर्धारी थे, वह पोरस के हाथियों की आंख में लगते हैं मारने. अब इससे क्या होती है कि हाथियां अंधी होने लगती हैं. दे गॉट ब्लाइंड. अब उनके पास एक ही ऑप्शन होता है, तो आगे भागो या तो पीछे भागो, क्योंकि अब उनके पास तो कोई डिसीजन मेकिंग रहा नहीं, दर्द के मारे तड़प रही है सब. तो जो सेना पोरस अपनी शान समझता था, जिसके दम पे वो सिकंदर को हराने के लिए गया था हाथियों को, वही हाथियां पोरस की सेना की तरफ मुड़ जाती है और पोरस के सैनिकों को कुचलना स्टार्ट कर देती है. बाय द स्ट्राइक of the Alexander's archers and the spearsmen, the elephants got blind and they started crushing their own army, his own army. The Porus army got chaos. तो पोरस की सेना में भगदड़ मच जाती है. अब क्या किया जाए. इसके बाद भी पोरस हिम्मत नहीं हारता है. अब थोड़ा ये कहानी को रोकेंगे, इस चीज को हम रोकेंगे. अब ध्यान दिए होंगे कि शुरुआत में हम बताए होंगे कि सिकंदर की 1/3 सेना वो पीछे नदी के उस पार रहती है, वो सेना भी आई नहीं है, और पोरस भी अपने कुछ सैनिकों को पीछे छोड़ के आया होता है. इसी बीच में जो क्रेटस के अंडर में झेलम की उस पार सेना होती है, वो नदी क्रॉस कर लेती है और वो पोरस की सेना को पूरी तरह घेर लेती है, एकदम ब्रूटली सराउंड कर लेती है उसको. अब क्या होता है कि पोरस की सेना बुरी तरह घिर चुकी है. अब कोई भी अब स्ट्रेटजी बची है नहीं. पोरस की सेना का कुछ एक हिस्सा भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो पीछे जो क्रेटस की सेना आती है वो खत्म कर देती है उसको. लेकिन पोरस लड़ता है, अंतिम तक लड़ता है, उसके हाथ में भाला लग जाता है, उस समय तक लड़ता है, वो डिस्ट्रॉय होता है, लड़ रहा होता है, लेकिन वो सरेंडर होता है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और
सिकंदर के सामने लाया जाता है। तो वहीं पे जो मशहूर किस्सा हम लोग सुनते आए हैं कि राजा पूछता है कि बताइए आपके साथ क्या सलूक किया जाए। तो दूसरा राजा जो हारा हुआ होता है वो कहता है हिम्मत से कि वही जो एक राजा के साथ सलूक किया जाता है, क्योंकि सिकंदर सवेरे से ही 8 घंटे तक जो चला था, 7 से 8 घंटे तक चला था युद्ध ये। तो सिकंदर बहादुरी को कि अंत तक अपनी सेना छोड़कर नहीं भागता है, वो तो बहुत खुश होता है और अपनी जीत को भी वो ज्यादा मायने नहीं रखता और पोरस का राज्य उसको वापस कर देता है और पोरस और सिकंदर अच्छे मित्र बन जाते हैं। ये रियल है। अब म्यूट करें ताकि आप लोग का कुछ जान लें, हम आप लोग का क्या विचार इस बारे में। पांडे सर क्या हटेगा, वो फोर्स म्यूट हटाइए। पार्टिसिपेंट अंडू फोर्स म्यूट। हाँ क्लास आप लोगों ने पूरी चीजें सुन ली, शायद आप लोगों ने ये चीजें पढ़ी भी हो पहले, जो टेक्निकल चीज हम बता दी। अब ये बताइए कि पोरस के हारने के कारण क्या थे। कोई भी बताए क्लास में से। His reason was sending a part of army into another side for helping them. सॉरी प्लीज रिपीट में। सर मैंने ये कहा कि उसके हार का सबसे बड़ा कारण ये था कि उसने जो अपनी सैनिक टुकड़ी को दूसरी सैनिक टुकड़ी की हेल्प के लिए भेजा था, वही। हाँ बिल्कुल, एक और कारण सर मनोबल भी एक कारण था उसका, मनोबल। सिकंदर की सेना तो इसका मनोबल लगातार युद्ध जीतते आ रही थी, विश्व विजय के अभियान पर थी, इसलिए उसका मनोबल बहुत ऊंचा था और साथ ही उसकी सेना में गतिशीलता और लचक भी थी। एकदम सही। और उसकी अश्वारोही जो सेना थी वो पोरस की अश्वारोही सेना से काफी अच्छी थी। एक और उसके धनुर्धर सैनिक जो थे वो पोरस के प्राप्त हो गए थे। एक मिनट आप लोग आपस में कोऑपरेट करिए, बारी बारी बोलिए आप लोग। हाँ poor strategies. whose poor strategy of poor strategy of porous। सर यहाँ पर स्ट्रेटेजी का बात, सर यहाँ पर स्ट्रेटेजी का बात नहीं है सर, यहाँ पर उसके प्राप्त का बात है, जो उसकी सेना करती है, गज सेना, अश्वारोही सेना, धनुर्धर सेना, और उसका जो मनोबल रहता है सिकंदर की सेना का वो ऊंचा रहता है, उसकी सेना में गतिशीलता और लचक भी रहता है, और उसकी गुप्तचर व्यवस्था पोरस की गुप्तचर व्यवस्था से बहुत ही अच्छी खासी थी। तो उस तक्षशिला में ही वो पोरस की पूरा सैन्य व्यवस्था के बारे में सब कुछ जान लेता है, जबकि पोरस ये जानने में असमर्थ रहता है। वो ये भी नहीं जान पाता है कि सिकंदर नदी पार कर चुका है और आक्रमण करने वाला है। एक बार बीच में भाई साहब बोले बारिश हो भी बहुत, वेदर बहुत बढ़िया है। अच्छा आप लोग से सवाल पूछेंगे, हम भी पूछेंगे, एक ओपिनियन है आप लोग का जानना चाहेंगे। ये थे कि सिकंदर ने भारत में सारे युद्ध लड़े, केवल पोरस का युद्ध लड़ा ही नहीं है, अरे बहुत सारे युद्ध लड़े हैं और पोरस के युद्ध में पोरस हारा भी है, फिर भी हम इसी युद्ध को इतना पढ़ते क्यों है, इसके मायने क्या है? क्योंकि सर ये इतिहासकारों ने बहुत ब्रेव थे सर। सर वीरता के इन्वेजन का पहला वॉर था। कहा मगध साम्राज्य था उस समय, चंद्रगुप्त मौर्य का, पर पोरस लड़ा था, बहुत बहादुरी थी। इंडिया की यूनिफिकेशन से पहले पहला वॉर था चंद्रगुप्त मौर्य। और इसका लिखित उस समय मगध में नंदोर था और इंडिया के पास सांस्कृतिक निर्णय नहीं था, तब भी पोरस ने इतना तगड़े से लड़ा था, इसी वजह से। कुछ मायने इसलिए हैं कि मनोबल से सरोवर जो सिकंदर की सेना पोरस से लड़ती है और उसके बाद पोरस से जीतने के बाद पोरस को साम्राज्य उसको वापस दिया जाता है, तो उसकी सेना वाकई में बुरी तरह डर जाती है। जब आगे मगध साम्राज्य पे बढ़ना चाहता था सिकंदर, अभी किसी भाई साहब ने कहा था चंद्रगुप्त मौर्य
नहीं, उस समय मगध साम्राज्य था, सही बात है, लेकिन जो सेना थी नंद डायनेस्टी। और जो नंद था और धनानंद उस समय शासक था। उस हाँ समय चंद्रगुप्त धनानंद मौर्य का शासन नहीं था। डायनेस्टी का पहला हाँ, फाउंडर थे हाँ सर, धनानंद। वो तैयार हो रहे थे। 300 हाथी और कुछ रथ लेने के बाद जब पोरस ये हाल कर दिया उसका, तो सिकंदर की सेना सुनती है कि जिस आगे राज्य पे हम हमला करने जा रहे हैं, जब उसकी गश्ती दल जाती है और देखती है कि मगध साम्राज्य में लंबे लंबे छोटे छोटे भाले लेकर सब खड़े हुए हैं, इनकी सेना कितनी है जानकारी लेते हैं, कहते हैं 30,000 हाथी, बहुत विशाल सेना हर थी। 3,000 हाथी, 30,000 रथ, 4-5 लाख 3 लाख लोग पैदल सेना। तब कहते हैं कि यहाँ पे जाना आत्महत्या करने जैसा होगा। सिकंदर उन लोग को डराता है कि आगे कैंपेन पे आगे बढ़ो नहीं तो मेरी इज्जत नहीं रह जाएगी। फिर भी सेना में म्यूटनी हो जाती है, कहती है उससे बढ़िया आप ही मार डालो, आत्महत्या करने से बढ़िया है। तो उसके पास से उसकी सेना वापस लौट जाती है और वापस लौट के दूसरे रास्ते से जीतते हो जाती है। फिर वहीं रास्ते में जाके 33 साल के अल्पायु में सिकंदर महान जैसे एक मिलिट्री कमांडर, एक बहुत ही सिंबोलिज्म का देहांत हो जाता है मलेरिया से। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज़ ये ऑथेंटिक क्यों है, हम बताएं ना कि इतिहास को भारतीय जो हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो संदेह की दृष्टि से देखते हैं कि आखिर सच है कि नहीं है। जैसे हम महाभारत पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं तो बहुत सारा संदेहास्पद चीज़ें आती हैं, लेकिन ये ऑथेंटिक क्यों है इतना? ऑथेंटिक इसलिए है कि सिकंदर के साथ इतिहासकारों की पूरी फौज आई थी। इतिहास लिखने की जो प्रणाली है, जो लिखित इतिहास कहते हैं, वो ग्रीस ने शुरू की थी। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है और सिकंदर के साथ इतिहासकारों की पूरी फौज आई थी और जो भी चीज़ें हो रही थी, जो भी गतिविधियां हो रही थी, वो इतिहासकार उसको अपने दस्तावेज में लिखे जा रहे थे। आपको ध्यान होगा कि बाद में सिकंदर के कमांडर होते हैं सेल्यूकस, जिनसे चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है बाद में। हाँ, फिर बाद में हाँ सेगोस निकटर वो सही संबंध बनता है, तो वहाँ से सेल्यूकस उपहार स्वरूप अपना एक इतिहासकार मेक्सनीस देता है चंद्रगुप्त मौर्य को, जिसने इंडिका लिखा होता है। तो यही कारण था कि ये ऑथेंटिक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। और आप लोग का कुछ सलाह मशविरा? सर एक क्वेश्चन था। हाँ आपने भी कहा कि हम इतिहास को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, तो सर किसी हाँ इंसान की पर्सनल ओपिनियन को हम कैसे ट्रू मान सकते हैं? और हमने ये भी सुना है कि बहुत सारे राइटर्स ने एग्जैजरेशन में राजाओं के बारे में लिखा है क्योंकि वो उनके पैट्रोनेज में थे। हाँ, तो इसीलिए तो कहते हैं कि इतिहास को हम संदेह की दृष्टि से देखते हैं। ग्रीक जो इतिहास जो होता है उसको हम लोग प्रामाणिक इसलिए मानते हैं कि वो वहीं पे दस्तावेजों को बनाया गया, उन दस्तावेजों को वहीं बनाया गया और फिर बाद में ये किया गया। 1 2 3 नहीं, पूरी फौज होती थी उन सब की। तो एक होता है कि जैसे एक आप घड़ी पहने हैं, मेड इन चाइना, मेड इन जापान, बात समझ रही हैं आप? हाँ। तो जाहिर सी बात है मेड इन जापान को ट्रस्टेड मानेंगी, मशीन तो हर जगह लगी हुई है। ओके सर। सर एक क्वेश्चन ये हाँ है, वार को हम बून में कर्ज क्या माने सर? बून की कर्ज? क्या सर वार को हम बून माने कि कर्ज माने सर? इससे मतलब बहुत सारे लॉसेस होते हैं, लेकिन जब वार होता है तो एक विक्ट्री भी होती है, तो इसको बून माने कि कर्ज? वो सिचुएशन पे डिपेंड कर सकता है। नहीं, आप मतलब कि अब ये कहेंगे, ये आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और चूंकि इसका कोई सटीक आंसर नहीं है, ओपिनियन पर आधारित होता है। वायलेंस जो होता है वो ह्यूमन नेचर है। हम अपने देखेंगे गांव में लाठी चल रही है, शहरों में कुछ हो रहा है, गोलीबारी हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध होता है और ये होते रहे हैं। हमारे इतिहास भी होता है। सबसे बड़ी चीज की इतिहास में भी हम लोग वही पढ़ना पसंद करते हैं कि कौन मरा, कौन हारा, कौन जीता। जो ज्यादा मारा वो विजयी है जी, और जो कम मारा वो हारा हुआ है। वार से हमारे कुछ डेवलपमेंट भी हुए हैं। हमारे जो पता है, पहले हम लोग फाउंटेन पेन से लिखते थे, लेकिन जापान के सैनिकों ने ऐसी टेक्निक बनाई कि ऊपर फाइटर जेट बैठे हुए किसी पेन का इंक न गिर पाए, ग्रेविटी के अगेंस्ट उन्होंने बॉल पेन बनाई। बहुत सारे साइंटिफिक डेवलपमेंट वार के टाइम हुए, लेकिन ये सब किस कीमत पे हुआ? ह्यूमन सेक्रीफाइस की कीमत पे। बहुत सारे जिंदा लोगों पे मेडिकल एक्सपेरिमेंट किए गए प्रिजनर्स के साथ, की नहीं कहना चाहिए, बहुत ब्रूटल एक्सपेरिमेंट हुए जो आज मेडिकल साइंसेज में हेल्प कर रहे हैं। तो अब आप अपना ओपिनियन बताइए कि आप इसके बारे में क्या कहेंगे, गलत है कि सही है? वार बूम है कि सर वार तो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। जैसे गलवान वैली में है तो अभी पहली डेलीगेशंस होती हैं, फिर अगर कुछ निर्णय नहीं निकलता फिर वार होता है। मैं ये मानूंगा सर, इसका दोनों फेज होते हैं। मान लीजिए सर, मान लीजिए दो कंट्री के बीच में वार हुआ, जो जीता वो तो उसको बून ही मानेगा और जो हारेगा उसको कर्ज मानेगा। यही तो बात है, हाँ ठीक। सिचुएशन वेरी। हाँ क्वेश्चन बेस्ड बात है ना सिचुएशन सर, मान डिपेंड लो और करती है।
हाँ, और ये बताइए आज के बाद इस पेपर के बारे में आप लोग कुछ पूछना हो तो। सर ये कह रहे थे ना कि हम लोग की मैथ की क्लास भी इसी टाइम चल रही है, 12:40 पे शुरू हो जा रही है, तो आप इस वाली क्लास को 10 मिनट पहले शुरू कर सकते हैं क्या रोज? नहीं देखो, ये टाइमिंग हम डिसाइड नहीं किए हैं, आकाश में से कर पाता, ये टाइमिंग डिपार्टमेंट से डिसाइड हुआ है। और चूंकि मेरे जो प्रोफेसर में रिसर्च स्कॉलर हूँ भाई, हम कोई पॉइंट किया कि जब तक कोई गेस्ट फैकल्टी नहीं आ जाता, तो Excuse me, sir. बस यही हो सकता है, 3 मिनट की बात हो थी। सकता हाँ। सर एग्जाम में हम लोगों को ये पूरा लिखना नहीं तो मेरी पड़ेगा। बात सुनिए, आप जो बीए वाली क्लास है उसको अटेंड कर लीजिए। सर मेरा बीएससी जिसको मैथ है टाइमिंग ना, तो हो, मैथ वाली क्लासेस क्लास है। बीए वाली बीएससी चल रही है। सर लेकिन हमारे तो पास सर मीडियम एक इंग्लिश है क्लास ना। चलती है सर एक रिक्वेस्ट थी, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, इसमें किताबें पढ़ाई होती है, बाकी बातें हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स होती है। अपनी जो बुक होगा वो पढ़ लेना। और किताबों का बता दूं आपको कि अगर आप जो हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हो वो सिंह टंडन अग्रवाल की बुक ले ले, और जो इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हो वो बीके मजुमदार की बुक ले ले। और जी सर, जिसको उसका दिक्कत ना हो वो आप ये पीडीएफ सेंड कर सकते हैं? हाँ ग्रुप में सेंड कर देंगे। हाँ सर, ये पीडीएफ जो है लेकिन थोड़ा टाइम देना, हम शाम तक सेंड कर देंगे। एक्सक्यूज मी सर, सर एग्जाम में हम लोगों को ये पूरा लिखना पड़ेगा जो आपने आज बताया है, मतलब अगर एग्जाम में जैसा क्वेश्चन है वैसा लिखना। तो हायर एजुकेशन में हो तुम अपना ओपिनियन डाल सकते हो। सर मजुमदार वाला इनफ होगा ना, दूसरी नहीं लेनी पड़ेगी इस पेपर के लिए? नहीं मजुमदार वाला इनफ होगा, और बहुत तरीके से पढ़ सकते हो। ऑनलाइन भी इससे कंटेंट अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, बहुत से अवेलेबल है। अब कोई दिक्कत नहीं है तुमको पढ़ने में इसमें। सर एक बाकी रिक्वेस्ट है थी, सर रिपीट कर दीजिए बुक। हिंदी में सिंह टंडन अग्रवाल और इंग्लिश में बीके मजुमदार।